Hello everyone, welcome to weekly current affairs for all exams on Tolkner. In this video, we will see awards, sports, summits and conferences, national affairs, international affairs, latest appointments, important days and dates and so on. First question is which honor was conferred upon Prime Minister Narendra Modi by Guyana? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गयाना के किस सम्मान से नवाजा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, सेकंड ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस, थर्ड ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ वेलर, फोर्थ ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस सम्मान से नवाजा गया है और ये सम्मान उन्हें किस लिए दिया गया है? तो उनके दूरदर्शी नेतृत्व, विकासशील देशों के अधिकारों की पैरवी, वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा और भारत गुयाना संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। दिस अवार्ड वॉज गिवन फॉर हिज विजनरी लीडरशिप, एडवोकेसी फॉर द राइट्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, एक्सेप्शनल सर्विस टू द ग्लोबल कम्युनिटी एंड कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया गुयाना रिलेशंस। और इस अवार्ड को किसने दिया? गुयाना के प्रेसिडेंट ने दिया, डॉक्टर इरफान अली उनका नाम है। और मोदी ने इस ऑनर को किसे डेडिकेट किया? पीपल ऑफ इंडिया को एंड द डीप हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन द टू नेशंस। तो श्री मोदी ने इस सम्मान को भारत की जनता और दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया है। तो गुयाना से आपको क्या क्या याद रखना है? तो वहाँ का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो आपको कंफ्यूज करने वाले ही ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे, इसलिए राइट ऑप्शन आपको याद करके जाना है। तो गुयाना का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड क्या है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। इसे किसको कन्फर किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। गुयाना के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मार्क फिलिप। और गुयाना के प्रेसिडेंट का बात करें तो डॉक्टर इरफान अली नाम है। और कैपिटल गुयाना का जॉर्ज टाउन है। करेंसी गुयाना का गिनीज डॉलर है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया और गुयाना के बीच में इन 10 मुद्दों पर एमओयू साइन हुआ और भारत और गुयाना ने स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड गुयाना साइन 10 एग्रीमेंट्स टू इन्हांस कोऑपरेशन इन हेल्थ, हाइड्रोकार्बन, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। तो समझौतों में चिकित्सा उत्पाद हो गया, जन औषधि योजना हो गई, सांस्कृतिक आदान प्रदान, यूपीआई प्रणाली का कार्यान्वयन और प्रसारण सहयोग शामिल है। अग्रीमेंट से इंक्लूड मेडिकल प्रोडक्ट्स, जन औषधि स्कीम, कल्चरल एक्सचेंज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूपीआई सिस्टम एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। MOU were also signed between the National Defence Institute Guyana and the National Defence University Gujarat. ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय रक्षा संस्थान गुयाना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के बीच जॉर्ज टाउन में वार्ता के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। Agreements were signed after talk between Prime Minister Narendra Modi and Guinea's President Dr. Mohammad Irfan Ali in Georgetown. तो दोनों नेताओं ने बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इंडिया प्रोवाइडेड 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू गुयाना एंड विल वर्क ऑन एस्टैब्लिशिंग जन औषधि सेंटर्स इन गुयाना। तो भारत ने गुयाना को 2 डॉर्नियर विमान दिए और गुयाना में जन औषधि केंद्र स्थापित करने पर काम करेगा। और दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी और संरचना के लिए गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में सहयोग कर रहे हैं। बोथ कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द सेकेंड कैरीकॉम इंडिया समिट हेल्ड? दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जॉर्ज टाउन गुयाना में ही किया गया था। सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट 2024 को डिटेल में देखते हैं। तो यह समिट कहाँ पर हुआ? जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ। कब हुआ? 20 नवंबर को हुआ। और ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आजकल डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समिट कहाँ पर हुआ? जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ। कब हुआ? 20 नवंबर 2024 को हुआ। और समिट को को चेयर किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर डिकन मिशेल ऑफ ग्रेनेडा। ग्रेनेडा के प्राइम मिनिस्टर डिकन मिशेल के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा को चेयर किया गया समिट को। एंड समिट पे जो फोकस किया गया स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी।
शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। फर्स्ट इंडिया कैरिकॉम समिट कब हेल्ड हुआ था और कहाँ पर हुआ था? 2019 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और नेक्स्ट इंडिया कैरिकॉम समिट कहाँ पर होने की बात हो रही है कि इंडिया में नेक्स्ट जो इंडिया कैरिकॉम समिट है वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया करेगा। और इस समिट में जो की डिस्कशंस से मेन डिस्कशंस के टॉपिक क्या रहे? एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विथ कैरिकॉम फॉर हरिकेन बेरिल डिस्ट्रक्शन, जो हरिकेन बेरिल के विनाश के लिए कैरिकॉम के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई। एंड रीअफर्म्ड इंडियाज कमिटमेंट टू कैरिकॉम एज अ रिलायबल पार्टनर। तो कैरिकॉम के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की जो प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि की गई। एम्फेसाइज डेवलपमेंट कोऑपरेशन बेस्ड ऑन कैरिकॉम्स नीड, कैरिकॉम की आवश्यकताओं के आधार पर विकास सहयोग पर जोर दिया गया। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑफर किया असिस्टेंस टू कैरिकॉम कंट्रीज इन 7 की एरियाज। दीज एरियाज फिट वेल विद द कैरिकॉम एक्रोनिम एंड एम्प्लीफाई द क्लोज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड द ग्रुप। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कैरिकॉम को एक्रोनिम के रूप में दिया, जहां पर वह असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। C फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, A फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, R फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, एंड I फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार, C फॉर क्रिकेट एंड कल्चर, O फॉर ओशन इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंड 7th है M फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो इन एरियाज़ में असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑफ़र किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैरिकॉम कंट्री को। किस चीज़ पे? कैपेसिटी बिल्डिंग पर, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एरिया पर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड पर, क्रिकेट कल्चर पर, ओशन इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर पर। एंड स्पेसिफिक इनिशिएटिव जो लिए गए, 1000 मोर ITEC स्लॉट फॉर कैरिकॉम कंट्रीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 वर्षों में कैरिकॉम देशों के लिए 1000 और ITEC स्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड असिस्टेंस इन कन्वर्टिंग सारगासम सीवीड इनटू फर्टिलाइजर, सारगासम समुद्री शैवाल को उर्वरक में बदलने में सहायता प्रोवाइड की जाएगी। कोलैबोरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पहलों में सहयोग प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफरिंग इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर UPI मॉडल्स, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर UPI मॉडल की पेशकश भी की गई। एंड ट्रेनिंग फॉर 11 यंग वीमेन क्रिकेटर्स फ्रॉम ईच कैरिकॉम कंट्रीज, तो प्रत्येक कैरिकॉम देश से 11 युवा महिला क्रिकेटरों के लिए प्रशिक्षण भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग डेज ऑफ इंडियन कल्चर इन कैरिकॉम कंट्रीज, तो कैरिकॉम देशों में भारतीय संस्कृति के दिन भी आयोजित किया जाएगा। ओशन इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी दिया जाएगा असिस्टेंस। इंडिया रेडी टू वर्क विद कैरिकॉम ऑन मैरीटाइम डोमेन मैपिंग एंड हाइड्रोग्राफी इन द कैरिबियन सी, तो भारत जो है वो कैरिकॉम के साथ कैरिबियन सागर में समुद्री डोमेन मैपिंग और हाइड्रोग्राफी पर काम करने के लिए तैयार है। हेल्थ केयर क्षेत्र की बात करें तो हाईलाइट किया गया है इंडिया सक्सेस विद क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा में भारत की सफलता को भी उजागर किया गया। ऑफर्ड इंडियाज मॉडल ऑफ जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र राष्ट्र, तो जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाओं का मॉडल भी पेश किया गया। अनाउंस सेंडिंग योगा एक्सपर्ट टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग इन कैरिकॉम, तो कैरिकॉम में स्वास्थ्य, हेल्थ और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योग विशेषज्ञों को भेजने की घोषणा की गई है। कैरिकॉम लीडर्स का क्या रिस्पांस रहा? तो वेलकम किए प्राइम मिनिस्टर्स के 7 पॉइंट प्लान को एंड अप्रिशिएटेड इंडियाज लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड सपोर्ट फॉर क्लाइमेट जस्टिस, तो ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए जलवायु न्याय के समर्थन की सराहना की। Called for reform of global institution and looked forward to working closely with India, वैश्विक संस्थानों में सुधार का आह्वान किया गया और इस संबंध में भारत के साथ निकटता से काम करने की उम्मीद जताई गई। अगर हम देख लेते हैं कैरिबियन कम्युनिटी के बारे में, कैरिकॉम कब फाउंड किया गया? 1973 को। किस ट्रीटी से हुआ?
ट्रीटी ऑफ चगुआरा मार्च से हुआ एज द कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। तो 1973 में चगुआरा मार्च की जो संधि है द्वारा कैरेबियन समुदाय और साझा बाजार के रूप में कैरेबियन कम्युनिटी इस कैरीकॉम को फाउंड किया गया। और इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटरियाट है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? जॉर्ज टाउन गुयाना में। चेयरमैनशिप रोटेट करता है एवरी 6 मंथ अमंग हेड ऑफ मेंबर स्टेट। तो सदस्य देशों के प्रमुखों के बीच हर 6 महीने में बारी बारी से होती है। इनके 15 मेंबर्स हैं, उनका नाम है एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स और नोविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम, त्रिनाद एंड टोबैको। ऑब्जेक्टिव क्या है कैरीकॉम का? तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग मेंबर्स स्टेट। तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सहयोग को एकीकरण को बढ़ावा देना इनका ऑब्जेक्टिव है। इक्विटेबल बेनिफिट, एंश्योर द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन आर शेयर फेयरली। तो एंश्योर करना कि एकीकरण, इंटीग्रेशन के लाभों को निष्पक्ष रूप से साझा किया जाए। फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, हार्मोनाइज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रीजन। तो क्षेत्र की जो विदेश नीतियां हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इस बैठक के जो दौरान बारबाडोस की प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान भारत बारबाडोस के संबंधों के प्रति वचनबद्धता को लेकर बारबाडोस को सहयोग करने में श्री मोदी जी को नेतृत्व को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उन्हें गुयाना में भी सम्मानित किया गया, बारबाडोस में भी सम्मानित किया गया और उनकी सरकार के फैसले की घोषणा की गई। और ये जो पुरस्कार है श्री मोदी को बारबाडोस में इस महीने की मीन्स नवंबर की 30 तारीख को दिया जाएगा। डोमिनिका अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका में भी इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। President Salvini Burton recognized Modi's contribution during the COVID-19 pandemic and his dedication to strengthening the partnership between the two countries. तो राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को मोदी के कंट्रीब्यूशन और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता दी गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड दिस ऑनर टू द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ देशों को 140 करोड़ लोगों को समर्पित किया है। मोदी स्टेटेड दैट दिस अवार्ड रिप्रेजेंट्स द एफर्ट, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो मोदी जी ने कहा कि यह सम्मान जो है भारत के लोगों, उनके प्रयासों, मूल्यों और परंपरा का है। इंडिया एंड डोमिनिका आर बोथ डेमोक्रेसीज एंड सेट एग्जाम्पल्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। तो भारत और डोमिनिका दोनों लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मोदी जी ने एक्सप्रेस किया सेटिस्फैक्शन दैट इंडिया कुड असिस्ट डोमिनिका ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। भारत कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद कर सका, इसके लिए मोदी जी ने संतोष व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। 11th आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वियंतियाने में की गई। 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ADMM+ का ओवरव्यू देखेंगे तो ADMM+ आसियान सदस्य देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया सहित इसके 8 संवाद भागीदारों का एक मंच है। किसका मंच है? नाम आपको याद रख लेना है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, बट एक बार देख लीजिएगा। ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है और भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, जापान और दक्षिण कोरिया सहित इसके 8 संवाद भागीदारों का एक मंच है। तो ADMM+ क्या है? इन देशों का एक मंच है, नाम याद कर लीजिएगा। डेट और लोकेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ? 21 नवंबर को हुआ, वियंतियाने लाओ PDR में आयोजित किया गया। पार्टिसिपेंट्स आसियान मेंबर्स स्टेट एंड 8 डायलॉग पार्टनर्स। 8 डायलॉग आसियान के मेंबर तो रहेंगे ही एंड 8 डायलॉग पार्टनर्स जो है उनके नेम है इंडिया, US, चाइना, रशिया, जापान और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नाम याद रखना है आपको।
यहाँ पर की फोकस क्या रहा, तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, जलवायु संबंधी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं रही, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज, क्लाइमेट रिलेटेड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स की फोकस पर रहे। एंड जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आए वो अडॉप्टेड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन रेजिलियंस to climate related and other natural disaster emphasizing best practices exchange and capacity building। जलवायु संबंधी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन पर संयुक्त बयान अपनाया और जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू एड्रेस शेयर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इनहेंस रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आपसी विश्वास, आत्मविश्वास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना उसका ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद बाइलेटरल मीटिंग भी की गई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11th आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर वियंतियाने में चीन, लाओस और मलेशिया के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। वहाँ पर Defense Minister Rajnath Singh held bilateral meeting with defense ministers of China, Laos and Malaysia in Vientiane on the sidelines of 11th ASEAN Defense Ministers meeting। चीन के साथ जो बैठक हुई इसमें भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने और विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया। एम्फेसाइज ऑन रिड्यूसिंग बॉर्डर टेंशन एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। चाइना के रक्षा मंत्री एडमिरल दोंग जुन के साथ अपनी बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चाइना सीमा पर टेंशन कम करके दोनों पक्षों के बीच अधिक विश्वास और भरोसा बनाने पर जोर दिया। और श्री सिंह ने 2020 की दुर्भाग्यपूर्ण जो सीमा झड़पों से सीखे गए सबक पर विचार करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रिपीटिशन को रोकने के लिए उपाय करने और भारत चाइना सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। और दोनों पक्ष आपसी विश्वास और समझ के पुनर्निर्माण के लिए एक रोड मैप की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमत हुए। और मलेशिया के साथ जो मीटिंग हुई इसमें कॉपरेशन टू इन्हांस रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के सहयोग पर बात हुआ। तो मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो शेरी मोहम्मद खालिद बिन नौदिन के साथ अपनी बैठक में दोनों पक्ष क्षेत्र और सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सार्थक परिणामों पर पहुंचने के लिए एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन करने पर सहमत हुए। और दोनों नेता अगले वर्ष की पहली तिमाही में मलेशिया भारत रक्षा समिति की बैठक के आयोजन को लेकर भी उत्सुक हैं, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत और मलेशिया वर्तमान में आतंकवाद से निपटने के लेकर ADMM++ विशेषज्ञ कार्य समूह के सह अध्यक्ष भी हैं। जो मीटिंग रही लाओस के साथ उसमें आसियान की एकता और केंद्रिता के लिए समर्थन दिया गया, सपोर्ट फॉर एशियन यूनिटी एंड सेंट्रलिटी। तो लाओ PDR के रक्षा मंत्री जनरल चांसमोन चान्यालात के साथ बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने इस वर्ष आसियान के अध्यक्ष के रूप में लाओ PDR को उसके कुशल और समावेशी नेतृत्व के लिए बधाई दी और उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आसियान की एकता और केंद्रिता के लिए भारत के मजबूत समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने जनरल चांसमोन चान्यालात को यह भी आश्वासन दिया कि भारत सभी क्षेत्रों में लाओ PDR और आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखेगा। 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग का एकदम शॉर्ट फॉर्म में कहाँ पे हेल्ड हुआ, वियंतियाने लाओ PDR में हुआ। होस्ट किसके द्वारा किया गया, लाओस के द्वारा। ये करंट चेयर ऑफ ADMM+ है। और इंडिया हाईलाइट किया द नीड ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड ओपन कम्युनिकेशन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। तो भारत ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व और खुले संचार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इंडिया कॉल फॉर डेवलपिंग एन ADMM+ डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो भारत ने जलवायु परिवर्तन पर एक ADMM+ रक्षा रणनीति विकसित करने का आह्वान किया। एंड इंडिया एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक। तो भारत ने इंडो पैसिफिक में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3-day ट्रीटमेंट ऑफ नेफेट्रोमाइसिन ऑफ इफेक्टिव अगेंस्ट बीट डिसीज। नेफेट्रोमाइसिन का 3 दिन का उपचार किस बीमारी के खिलाफ प्रभावी है? फर्स्ट ऑप्शन कैंसर, सेकंड ऑप्शन हार्ट डिसीज, थर्ड ऑप्शन न्यूमोनिया एंड फोर्थ ऑप्शन डायबिटीज़। तो डिसीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसका राइट ऑप्शन होगा
निमोनिया। तो निमोनिया आपका राइट आंसर है। नेफेथ्रोमाइसिन का जो 3 दिन का उपचार किस बीमारी के खिलाफ प्रभावी होगा? निमोनिया के खिलाफ होगा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। फर्स्ट इंडिजीनस एंटीबायोटिक ड्रग है ये, इसका नाम क्या? नेफेथ्रोमाइसिन। पर्पस क्या है? यह दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए विकसित की गई है। दिस ड्रग इज डेवलप टू कॉम्बैट रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। और ट्रीटमेंट बताई दिया गया निमोनिया में करेगा। 3 डे ट्रीटमेंट ऑफ नेफेथ्रोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया। डेवलपमेंट इसका किसके द्वारा किया गया है? तो डेवलप किया गया विद द सपोर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा, बिराक। ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम इसे मिकनाफ नाम से बाजार में उतारा जाएगा। इसका नाम क्या है? नेफेथ्रोमाइसिन को बाजार में जिस नाम से आपको मिलेगा उसका नाम है मिकनॉफ। और इसका महत्व क्या होगा? सिग्निफिकेंस क्या है? तो दिस ड्रग इज मेजर transformative measures against pneumonia which is responsible for over 2 million death annually। तो यह जो दवा है हर साल 20 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार निमोनिया के खिलाफ एक बड़ा परिवर्तनकारी उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड प्रसार भारती लॉन्च इट्स OTT प्लेटफॉर्म बेब्स? तो प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म बेब्स कब और कहाँ लॉन्च किया है? तो एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। तो गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लॉन्च किया गया। किसको? बेब्स को। ये एक प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? बेब्स। बेब्स क्या है? एक OTT प्लेटफॉर्म है। शॉर्ट नोट्स में अगर आ जाए कि व्हाट इज बेब्स या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेब्स, तो वहाँ पर आप ये सब लिख सकते हैं। लॉन्च प्रसार भारती लॉन्च इट्स OTT प्लेटफॉर्म बेब्स एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ़ी इन गोवा। गोवा में इफ़ी हुआ, इस बार का 55th था इफ़ी। इफ़ी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और वहाँ पर प्रसार भारती ने लॉन्च किया अपना OTT प्लेटफॉर्म बेब्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड रिफ्रेश नोस्टाल्जिक मेमोरीज। तो डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना और पुरानी यादों को ताज़ा करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बेब्स का OTT प्लेटफॉर्म जो है। इसके मेन फीचर्स की बात करें तो क्लासिकल शोज़ आपको दिखाए जाएंगे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत, शक्तिमान, हम लोग जैसे क्लासिक शोज़ दिखाए जाएंगे। कंटेंट की बात करते हैं तो न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज, रीजनल प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। 12 से अधिक लैंग्वेजेस में प्रोग्राम यहाँ पर दिखाया जाएगा। एंड कंटेंट अवेलेबल रहेगा ओवर 10 जेनर्स में, 10 से अधिक शैलियों में सामग्री प्रोवाइड की जाएगी। और लाइव आरती दिखाई जाएगी अयोध्या से। और प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात को भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। एंड लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा अमेरिकन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का, सीधा प्रसारण किया जाएगा। अदर सर्विसेज की बात करें तो वीडियो, फ्री टू प्ले गेमिंग, रेडियो ब्रॉडकास्ट, 65 लाइव चैनल्स, ऐप इंटीग्रेशन, ई-कॉमर्स अदर सर्विसेज में है। तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाया जाएगा, फ्री टू प्ले गेमिंग की सुविधा दी जाएगी, रेडियो प्रसारण होगा और 65 लाइव चैनल्स रहेगा, ऐप इंटीग्रेशन होगा, ई-कॉमर्स, ये अदर सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि बेब्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है और यह अन्य सेवाओं के साथ साथ स्वच्छ और पारिवारिक मनोरंजन भी प्रदान करता है। और बेब्स प्लेटफॉर्म में समाचार, वृत्तचित्र और क्षेत्रीय कार्यक्रम शामिल है और यह कार्यक्रम समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देंगे। बेब्स में 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में निर्मित कार्यक्रमों के साथ सभी श्रोताओं को सेवाएं प्रदान करेगा। इसकी विशाल लाइब्रेरी में दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित सजीव चैनलों के साथ क्षेत्रीय कार्यक्रम, महिला केंद्रित कार्यक्रम और एनिमेशन कार्यक्रम भी शामिल है। बेब्स में अयोध्या से सीधे प्रभु श्री राम लला आरती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात जैसे कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी करेगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डज प्रोजेक्ट वीर गाथा फोकस ऑन? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा के चौथे चरण में किस प्रकार की कहानियों का ध्यान केंद्रित किया गया है? तो स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, सेल्फलेस एंड सैक्रिफाइस एंड करेज, वीरता, निस्वार्थ बलिदान और साहस की कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा एम्स टू डिसेमिनेट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, सेल्फलेस, सैक्रिफाइस एंड करेज ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। प्रोजेक्ट वीर गाथा का जो उद्देश्य है वो है वीरता, पुरस्कार विजेताओं की वीरता
निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरक कहानियों को प्रसारित करना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा ओवर 17.6 मिलियन स्कूल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ फेज। तो चौथे चरण में 1,76,00,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया है। स्टूडेंट सबमिटेड पोएम्स, पेंटिंग्स, एसे एंड वीडियोस। तो छात्रों ने कविताएं, पेंटिंग्स, निबंध, एसे और वीडियो अपने भेजे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑनर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान करना इसका मेन उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब हुई? स्टार्टेड इन 2021 टू डिसेमिनेट स्टोरीज ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। तो वीरता पुरस्कार विजेताओं की वीरता, निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरक कहानियों को प्रसारित करने के लिए वर्ष 2021 में वीर गाथा योजना शुरू की गई। तो वीर गाथा योजना कब शुरू की गई? 2021 में। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल स्टूडेंट्स टू इंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो स्कूल छात्रों को रचनात्मक गतिविधियों के लिए मंच प्रदान करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। द अबू धाबी एयर एक्सपो 2024 इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम नवंबर 19 to 21। सेकेंड है, यूएई मिनिस्टर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान इनॉग्रेटेड द अबू धाबी एयर एक्सपो 2024। यूएई के मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने अबू धाबी एयर एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। थर्ड है, दिस ईयर एक्सपो फोकसेस ऑन सस्टेनेबल सोल्यूशन इन द एविएशन इंडस्ट्री रिफ्लेक्टिंग यूएई's कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस वर्ष के लिए एक्सपो में विमानन उद्योग के टिकाऊ समाधानों पर जोर दिया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट है आपका 1 ओनली, बी है 2 ओनली, एंड सी है 1 and 2, एंड डी है ऑल ऑफ द 1, 2 and 3। तुम्हारा राइट आंसर होगा 1, 2 and 3। तब यहाँ पर क्या है? अबू धाबी एयर एक्सपो 2024 कहाँ पर हेल्ड हुआ? कब हेल्ड हुआ? 19 to 21। यहाँ पर आपको डेट चेंज करके भी दिया जा सकता है। 19 to 21 है, याद रखना है। एंड यूएई मिनिस्टर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान इनॉग्रेटेड द अबू धाबी एयर एक्सपो 2024। और यहाँ पर भी नेम चेंज करके आ सकता है, अगर इनकरेक्ट पूछ लेता, करेक्ट पूछ लेता, ध्यान में रखना है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन जब भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पे आपको याद करना है कहाँ पर हेल्ड हुआ, कब हेल्ड हुआ, किसने इनॉग्रेशन किया और इसका मेन फोकस क्या रहा, ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर तभी सही होगा जब आप डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। अबू धाबी एयर एक्सपो 2024 का देखते हैं डिटेल में। तो ये कब शुरुआत हुई इसकी? नवंबर 19 को। तो ये कब से कब तक चला? 19 से 21 के बीच में चला। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई यूएई मिनिस्टर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान। और इस ईयर एक्सपो ने फोकस जो किया, सस्टेनेबल सोल्यूशन इन द एविएशन इंडस्ट्री। तो इस वर्ष के एक्सपो में विमानन उद्योग के टिकाऊ समाधानों पर जोर दिया गया। रिफ्लेक्ट करता है यूएई's कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यह यूएई की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन शोकेस। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की गई। Along with the Dubai Air Show, this expo is emerging as a significant platform for promoting international partnership and sustainable aviation technology. तो दुबई एयर शो के साथ यह एक्सपो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और टिकाऊ विमानन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया इनॉग्रेट द 27 बेंगलुरु टेक समिट। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 27 बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। 27 बेंगलुरु टेक समिट 2024 इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ? कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के द्वारा हुआ। ये कौन सा समिट था? 27 बेंगलुरु टेक समिट था। कहाँ पर हुआ? तो ये 19 to 21 नवंबर 19 से 21 नवंबर के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु पैलेस में हुआ। थीम क्या रही? अनबाउंड प्रमोटिंग इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड ग्रोथ। अनबाउंड नवाचार, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना इस बार की थीम रही। अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 ग्लोबल इनोवेशन सेंटर इन बेंगलुरु, मैसूरू एंड
बेलगावी। तो बेंगलुरु, मैसूरू और बेलगावी में 3 वैश्विक नवाचार केंद्र स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की गई। अनाउंस एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नियर मैसूरू फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। तो मैसूर के पास वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की भी घोषणा की गई। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एक्सेंचर, IBM एंड BFSI consortium companies signed on MOU with the state government to train 100,000 youth. तो माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एक्सेंचर, IBM और BFSI कंसोर्टियम कंपनियों ने 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डेलीगेशन फ्रॉम ओवर 15 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस 3-day इवेंट। तो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द 50th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो गांधीनगर में किया। तो ये कौन सा था? 50th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात। किसने इनॉग्रेट किया? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ऑर्गेनाइजर कौन है? तो द इवेंट वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD एंड द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ये जो कार्यक्रम है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसके मेन पॉइंट्स जो रहे हैं वो अमित शाह जी ने हाईलाइट किया। सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया ओवर द पास्ट 50 ईयर्स एंड देयर ग्लोबल इम्पैक्ट। तो अमित शाह जी ने पिछले 50 वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों और उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। ही emphasized द नीड फॉर चेंजेस इन फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पुलिस फोर्स। उन्होंने पुलिस बल की कार्यप्रणाली और स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। There has been a 70% reduction in violence in conflict-affected areas like Jammu and Kashmir, the Northeast, and the Naxal-affected regions over the past decade. तो पिछले दशक में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 70% हिंसा में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फाइन डिड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज ऑन मेटा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया है? तो 213.14 करोड़ जुर्माना लगाया गया है। 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना मेटा पर लगाया गया। किसने लगाया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया। किस पर लगाया? मेटा पर लगाया है। रीजन क्या रहा है? व्हाट्सएप की 2021 की जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की गई उसके वजह से लगाई गई है। ड्यू टू व्हाट्सएप 2021 प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के रीजन के वजह से मीटा पर ये फाइन लगा है और निर्देश दिया गया कि व्हाट्सएप इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू शेयर यूजर डेटा विद अदर मेटा एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 साल तक मेटा के अन्य एप्लीकेशन के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा न करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कंडीशन क्या है? डेटा शेयरिंग फॉर पर्पस other than WhatsApp services will not be a condition for using WhatsApp in India। तो WhatsApp सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन से डेटा साझा करने को उपयोग की शर्त नहीं बनाया जाएगा। और द डिसीजन फॉलोड इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द 2021 पॉलिसी। तो 2021 की नीति की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन डिड श्री के संजय मूर्ति टेक एन ओथ फॉर। श्री के संजय मूर्ति ने किस पद की शपथ ली है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, या नन ऑफ द अबव। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में शपथ ली है। तो करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? श्री के संजय मूर्ति जी हैं। और श्री के संजय मूर्ति जी ने राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ ली। श्री के संजय मूर्ति सक्सीडेड श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, हु वॉज अपॉइंटेड एज कैग इन अगस्त 2020। श्री के संजय मूर्ति टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एट राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द अमर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हमारा आंसर होगा मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है क्या? आमूर बाज उत्सव। इसका आयोजन किस राज्य में होता है? मणिपुर में।
इस बार का 9th था। आमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद एंथुजियाज्म इन तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आमूर बाज उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। इसका मेन पर्पज क्या होता है, तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी अमूर फाल्कन। प्रवासी अमूर फाल्कन की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना मेन पर्पज होता है। इसकी टाइमिंग क्या रहती, फेस्टिवल के टिपिकली हेल्ड इन लेट अक्टूबर ऑन अर्ली नवंबर कोइंसाइडिंग विद द माइग्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ द आमूर फाल्कन। तो यह उत्सव जो है आमतौर पर अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरुआत में आयोजित किया जाता है, जब आमूर फाल्कन प्रवास करते हैं। This festival features various cultural programs, educational activities, and conservation efforts. This year, two Amur Falcon was satellite tagged to monitor their माइग्रेशन रूट एंड इंश्योर देयर सेफ्टीज। तो उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक गतिविधियां और संरक्षण प्रयास शामिल होते हैं। और इस वर्ष 2 आमूर फाल्कनों की सैटेलाइट टैगिंग की गई है। और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है, तो इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेन फॉरेस्ट क्लब एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इस कार्यक्रम का आयोजन तामेंगलोंग जिला प्रशासन, राज्य वन विभाग, रेन फॉरेस्ट क्लब और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो फेस्टिवल नॉट ओनली सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ दीज बर्ड्स बट ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन। तो ये जो उत्सव है, फेस्टिवल है, न केवल इन पक्षियों के आगमन का जश्न मनाता है बल्कि वन्य जीव संरक्षण और क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को भी उजागर करता है। तो अब शॉर्ट में मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आमूर बाज उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। तामेंगलोंग जिला प्रशासन, राज्य वन विभाग और वर्षा वन क्लब ने इस उत्सव का आयोजन किया। किसके द्वारा, कौन ऑर्गेनाइजर, तामेंगलोंग जिला प्रशासन, राज्य वन विभाग और वर्षा वन क्लब। प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये जो प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष अक्टूबर नवंबर में तामेंगलोंग जिले में प्रवास करता है। और इस वर्ष भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने 2 आमूर फाल्कनों की सैटेलाइट टैगिंग की थी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उड़ान मार्ग और पर्यावरणीय स्थितियों के अध्ययन के लिए उन्हें तामेंगलोंग जिले से छोड़ा गया था। मणिपुर के जल संसाधन और राहत और आपदा प्रबंधन मंत्री उत्सव में शामिल हुए थे। उन्होंने लोगों से प्रवास अवधि के दौरान इन पक्षियों की रक्षा करने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजेंटेड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म को प्रदान किया गया। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यह जो पुरस्कार है संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किया गया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। कौन है वो मिनिस्टर, गजेंद्र सिंह शेखावत। अवार्ड का नेम क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। प्रेजेंटर कौन है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। किस साल के लिए दिया गया, 2022 और 2023 के लिए प्रदान किया गया है। टोटल रेसिपिएंट 82 यंग आर्टिस्ट रहे हैं। इनिशिएट कब किया गया है, कब से ये शुरुआत हुई है, 2006 से। किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हुआ है। एज लिमिट क्या है, अप टू 40 ईयर्स। तो 40 वर्ष तक के युवा कलाकार को दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स, पपेट्री, इन सब में दिया जाता है। अवार्ड कंपोनेंट में 25,000 कैश, मोमेंटो एंड एन अंगवस्त्र, मतलब एक शॉल दिया जाता है। 25,000 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह और एक अंगवस्त्र। अंगवस्त्र में शॉल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस कंडक्टेड ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप किस राज्य पुलिस के द्वारा संचालित किया गया, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मिलाप संचालित किया गया। Delhi Police Head Constable Seema Devi and Suman Huda found 104 missing children between March and November. दिल्ली पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा ने मार्च से नवंबर तक के बीच ऑपरेशन मिलाप के तहत 104 लापता बच्चों का पता लगाया। द चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ हरियाणा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बच्चों को हरियाणा, बिहार और यूपी के दूर दराज इलाकों से बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम 2024। तो हरियाणा
सुशासन पुरस्कार योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन गवर्नेंस, शासन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य है। हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम 2024, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? शासन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना, नवाचार और असाधारण कार्यों में बेहतर शासन व व्यवस्था में सहयोग देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर गवर्नेंस थ्रू इनोवेशन एंड एक्सेप्शनल वर्क। अवार्ड क्लासिफिकेशन मेजर स्कीम अवार्ड एंड स्टेट लेवल अवार्ड। अवार्ड को क्लासीफाई किया गया मेजर स्कीम अवार्ड में एंड स्टेट लेवल अवार्ड में। डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड अवार्ड्स विल ऑल्सो बी गिवन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जिला स्तर पर भी पुरस्कार दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज फॉर द स्टेट लेवल अवार्ड में 51,000 रुपीज़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का नया नाम क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा नेता संवाद नया नाम है नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का। इवेंट का नेम क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। कब होगा? 11 एंड 12 जनवरी 2025 को होगा। अनाउंस किसके द्वारा किया गया? बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंट अमंग यूथ फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, देश भर के युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें पोषित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू प्रेजेंट देयर विजन बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका बेनिफिट क्या होगा? तो कनेक्टिंग यूथ विद टॉप डिसीजन मेकर्स एंड एमिनेंट ग्लोबल एंड नेशनल पर्सनालिटीज़, युवाओं को शीर्ष निर्णय निर्माताओं और प्रमुख वैश्विक और राष्ट्रीय हस्तियों से जोड़ना रहेगा। इसका मेन बेनिफिट रहेगा। बच्चे कनेक्ट होंगे, यूथ कनेक्ट होंगे टॉप डिसीजन मेकर्स एंड एमिनेंट ग्लोबल एंड नेशनल पर्सनालिटीज़ से। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो युवाओं को विकसित भारत के चालक बनाने के लिए सशक्त बनाना। अगले साल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए इन क्षेत्रों के माध्यम से देश भर से 3,000 युवाओं का चयन किया जाएगा। सिग्निफिकेंस, एम्पावरिंग यूथ टू बिकम ड्राइवर्स ऑफ विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन बैंक लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500? फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो SBI है। सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ मुंबई मेन ब्रांच बिल्डिंग, तो मुंबई मुख्य शाखा भवन की शताब्दी समारोह हुआ। चीफ गेस्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी थे। इसके मेन की पॉइंट जो निकल के आए यहाँ पर था, अमेलगमेशन ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाउ SBI। हिस्ट्री की बात की गई निर्मला सीतारमन जी के द्वारा यहाँ पर। वो यहाँ पर मेन गेस्ट थी, चीफ गेस्ट थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जो अब SBI है। From 250 branches in the 1920s to over 22,500 branches, 65,000 ATMs, 85,000 banking correspondents, and over 500 million customers today. तो 1920 के दशक में 250 शाखाएं थी, आज 22,500 से अधिक शाखाएं हैं। अब 65,000 ATM और 85,000 बैंकिंग संवाददाता और 50 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। SBI is the only Indian bank listed in the Fortune 500. SBI Fortune 500 में सूचीबद्ध एकमात्र भारतीय बैंक है। ग्रोथ इन डिजिटल बैंकिंग हैंडलिंग 200 मिलियन UPI ट्रांजैक्शन पर डे। डिजिटल बैंकिंग में SBI की प्रगति प्रतिदिन 20 करोड़ UPI लेन देन की संभालने की क्षमता रखता है SBI। Encouragement to preserve SBI's 43 iconic heritage building, SBI के 43 ऐतिहासिक धरोहर भवनों को संरक्षित करने का प्रोत्साहन किया गया। स्पेशल ओकेजन जो था, रिलीज ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन, स्मारक सिक्के का विमोचन किया गया।
unveiling of the book The Evolution of State Bank of India Volume 5 and the audio book Evolution of State Bank of India Volumes 1 to 5। तो इस अवसर पर उन्होंने मीन्स कौन, निर्मला सीतारमन जी ने भारतीय स्टेट बैंक का विकास खंड 5 शीर्षक की एक पुस्तक और भारतीय स्टेट बैंक का विकास खंड 1, 2, 3, 4 और 5 शीर्षक के ऑडियो बुक का भी विमोचन किया। Mrs. Sitaraman released a commemorative coin on the occasion. She also unveiled a book titled The Evolution of State Bank of India, Volume 5 and an audio book titled Evolution of State Bank of India, Volume 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th on the occasion. Next question है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य भारत का कौन सा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो 3rd नंबर का है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास तमोर पिंगला इन छत्तीसगढ़ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला, सबसे पहले याद रखना गुरु घासीदास तमोर पिंगला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, और इसको देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 56 टाइगर रिजर्व है ये। एरिया कितना है इसका? 2829 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कोर एरिया की बात करते हैं तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2049 स्क्वायर किलोमीटर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के लगभग 2049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघ रहते हैं। इसके बफर जोन जो है वो 780 स्क्वायर किलोमीटर तक है। वहीं उसके आसपास का लगभग 780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो बफर जोन है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? तो 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया आफ्टर नागार्जुन श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश एंड मानस इन असम। तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और असम में मानस बाघ अभ्यारण्य के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है। अब इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड बाय द G20 कंट्रीज एट द 19th समिट। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेरिस डिक्लेरेशन, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, टोक्यो डिक्लेरेशन। तो हमारा राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। तो G20 देशों ने 19वें शिखर सम्मेलन में कौन से घोषणा पत्र अंगीकृत किया? तो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन को। और इनिशिएटिव टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड वॉर इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पर जिन मेन पॉइंट पर बात हुई, जलवायु परिवर्तन पर, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने की पहल पर बात हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस एंड प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो घोषणा पत्र का जो उद्देश्य है वो वैश्विक चुनौतियों का समाधान और टिकाऊ तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। और घोषणा पत्र में जो बातें रही, सिक्योरिटी काउंसिल की कॉल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू इंक्लूड अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन। तो सुरक्षा परिषद के विस्तार और वंचित क्षेत्रों को शामिल करने की अपील की गई, जो कि अधिकतर कॉन्फ्रेंस में किया जाता लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। टेररिज्म कंडेमनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई है। किसी प्रकार का कोई गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म नहीं होता, हर प्रकार के आतंकवाद की यहाँ पर निंदा की गई। गाजा स्ट्राइप एंड लेबनान एम्फेसाइज ऑन इंक्रीजिंग सिविलियन प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अपील किया गया फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट, सभी संघर्षों की शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की अपील की गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क और पेरिस समझौतों के संदर्भ में बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। कमिटमेंट टू प्रमोटिंग मल्टीलैटरलिज्म स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क एंड द पेरिस अग्रीमेंट्स। तो G20 देशों ने ब्राजील में 19वें शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया।
कौन सा था? G20 में था। 19th था शिखर सम्मेलन, जहां पर रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया और घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने की पहल की अपील की गई। ये सब पढ़ चुका है हम लोग ने। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य जो है विश्व की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना और टिकाऊ समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद को विस्तार देते हुए ऐसे क्षेत्रों तथा समूहों को शामिल करने की अपील की गई जो अभी तक इस परिषद में प्रतिनिधित्व से वंचित हैं और घोषणा पत्र में हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई। गाजा पट्टी की स्थिति और लेबनान में बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी संघर्षों का बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की अपील भी की गई। घोषणा पत्र में खासकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क और पेरिस समझौते के संदर्भ में बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। वही है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडियाज एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2024? तो भारत की जीडीपी वृद्धि पर 2024 में कितनी रहने की उम्मीद है? 5%, 7%, 4.8%, 3.6%। तो 7%। 7% इज इंडियाज एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2024। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 7% रहने की उम्मीद है। India's GDP growth rate is expected to be 7% in 2024, making it the fastest growing economy among G20 countries. भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 7% रहने की उम्मीद है, जो इसे G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाती है। इंडिया का 7th है, इंडोनेशिया का 5 है, चाइना का 4.8 है, रशिया का 3.6, ब्राज़ील का 3, अफ्रीका का 3, तुर्की का 3 है एंड यूएसए का 2.8 है, कोरिया का 2.5 है, मैक्सिको का 1.5 है, सऊदी अरेबिया का 1.5 है, कनाडा का 1.3 है, ऑस्ट्रेलिया का 1.2 है जीडीपी ग्रोथ एंड फ्रांस का 1.1 है, यूरोपियन यूनियन का 1.1 है, यूके का 1.1 है, साउथ अफ्रीका का 1.1 है, इटली का 0.3 है, जापान का 0.3 है, जर्मनी का 0 है, अर्जेंटीना का जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में चला गया 3.5। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी विद 7% ग्रोथ रेट, तो 7% वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। बता ही दिया गया। इंडोनेशिया का ग्रोथ रेट 5%, चाइना का 4.8%, रशिया का 4th प्लेस पर है 3.6%। यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया सबसे फर्स्ट पे, इंडोनेशिया सेकंड पे, चाइना 3rd पे, रशिया 4th पे, ब्राज़ील 5th पे, अफ्रीका 6th पे, यूएसए 7th प्लेस पे 2.8% ग्रोथ रेट के साथ एंड कनाडा 1.3% ग्रोथ रेट एंड फ्रांस ईयू यूरोपियन यूनियन यूके 1.1% ग्रोथ रेट, इटली 0.7% ग्रोथ रेट एंड जापान बता ही दिया गया। जर्मनी 0% ग्रोथ रेट, वर्स्ट परफॉर्मेंस है जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द हाई लेवल मीटिंग ऑन नेपाल इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय पर उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो काठमांडू में आयोजित हुई। हाई लेवल मीटिंग ऑन नेपाल इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, ये जो कार्यक्रम है नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय उच्च स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई? काठमांडू में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन नेपाल एंड इंडिया इंश्योरिंग रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स क्रॉसिंग बॉर्डर। तो नेपाल और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना, सीमाओं को पार करने वाले नागरिकों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार सुनिश्चित करना। मेन डिस्कशंस यहाँ पर जो हुए वो क्रॉस बॉर्डर क्राइम कंट्रोल पर हुआ, कंट्रोल ऑफ इलीगल एंट्री ऑफ थर्ड कंट्रीज नेशनल, तीसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश पर नियंत्रण पर बात की गई। प्रपोजल्स फ्रॉम नेपाल ऑन क्राइम कंट्रोल इन बॉर्डर एरियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू लीकेज एंड इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द थर्ड ग्लोबल फ्रेट समिट हेल्ड? तीसरा ग्लोबल फ्रेट समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में हुआ।
थर्ड ग्लोबल फ्रेट समिट, इस बार का ग्लोबल फ्रेट समिट कौन से नंबर का था? थर्ड। कहाँ पर हुआ? दुबई में। कब हुआ? 19 से 21 नवंबर के बीच में हुआ। होस्ट डीपी वर्ल्ड के द्वारा किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कोलैबोरेशन टू मीट ग्लोबल लॉजिस्टिक चैलेंजेस यूजिंग इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मेथड, नवीन और स्थायी तरीकों का उपयोग करके वैश्विक लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पार्टिसिपेंट्स 155 देशों के 5000 से अधिक उद्योग नेता, इंडस्ट्री लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड थीम क्या रही इस बार की? एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टुमारो, आज कार्य करना ताकि कल के अवसरों तक पहुंचा जा सके। फोकस एरिया क्या रहा? जिसका एजेंडा 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर देता है। पहला तो इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड ब्लॉकचेन इन बिजनेस ऑपरेशंस, व्यापार संचालन में एआई और ब्लॉकचेन का एकीकरण। स्ट्रैटेजीज फॉर नेविगेटिंग वोलाटाइल ग्लोबल मार्केट, अस्थिर वैश्विक बाजारों में नेविगेट करने की रणनीतियाँ। एंड सस्टेनेबल शिपिंग प्रैक्टिसेस, थर्ड स्थायी शिपिंग प्रथाओं पर बात की गई। एंड बिल्डिंग रेजिलियंट ट्रेड रूट अमिडस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एंड नेचुरल डिजास्टर, भू राजनीतिक चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच लचीले व्यापार मार्गों का निर्माण पर बात की गई। इंडिया का यहाँ जो पार्टिसिपेशन रहा कंपनीज में, विप्रो, टेक महिंद्रा, एसआरएम टेक एंड अदर्स, तो भारतीय कंपनियों ने जो भागीदारी की उसमें कंपनियां हैं विप्रो, टेक महिंद्रा, एसआरएम टेक और अदर्स। बॉलीवुड एंड क्रिकेट स्टार्स इन पैनल डिस्कशन, तो पैनल चर्चाओं में बॉलीवुड और क्रिकेट सितारे भी देखने को मिले। एंड की डिस्कशंस जिस पर बात हुई मेन मुद्दों पर, वह है प्रैक्टिकल डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन चैलेंजेस, तो तकनीकी परिवर्तन में संभावित चुनौतियों का समाधान करते हुए व्यवहारिक डिजिटल समाधानों का कार्यान्वयन है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मिटिगेशन इन ग्लोबल ट्रेड रूट, वैश्विक व्यापार मार्गों में आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और जोखिम न्यूनीकरण के लिए नवीन समाधान विकसित करने पर ध्यान दिया गया विशेष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ गैबनीज वोटर्स अप्रूव द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, गैबोन के कितने प्रतिशत मतदाताओं ने नए संविधान को मंजूरी दी है? तो 91.8% मतदाताओं ने अप्रूव किया है गैबोन में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। गैबोन में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो कितने परसेंट लोगों ने मंजूरी दी? 91.8%। अब इसमें मेन चेंजेस क्या हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट लगा दी गई, 2 टर्म्स ईच लास्टिंग 7 ईयर्स, तो राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है उस पर लिमिटेशन लगाई गई, 2 कार्यकाल मिलेगा और प्रत्येक को 7 साल का रहेगा। अबॉलिशमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोजीशन, तो प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन, फैमिली मेंबर्स कैन नॉट सक्सीड अ प्रेसिडेंट, तो वंशानुगत उत्तराधिकार पर रोक लग गई है, परिवार के सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया है। और जो फैमिली के जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आएगी, डायनेस्टी सक्सेशन को प्रोहिबिट किया गया है। और जो प्रेसिडेंट होगा उसको 2 ही टर्म के लिए रहेगा, 7 ईयर के लिए। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट बी एक्सक्लूसिवली गैबनीज विद एटलीस्ट 1 गैबोन बोर्न पेरेंट एंड अ गैबनीज स्पाउस, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अनन्य रूप से गबोनी होना होगा, वो गैबनी होंगे, मतलब गैबनीज के ही रहने चाहिए, गैबोन के। कम से कम एक गैबोन में जन्मे माता पिता और गैबोनी जीवन साथी के साथ, उनके माता पिता में से कोई एक गैबोनी होना चाहिए। इम्पैक्ट क्या ऑन फॉर्मर प्रेसिडेंट पर? डिस्क्वालिफिकेशन, अली बोंगो ओनडिम्बा को उनकी फ्रांसीसी जन्मी पत्नी के कारण अयोग्य ठहराया गया है। उनकी पत्नी फ्रांसीसी की हैं इसलिए उनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? कैंडिडेट मस्ट बी एक्सक्लूसिवली गैबनीज विद एटलीस्ट 1 गैबोन बोर्न पेरेंट्स एंड अ गैबनीज स्पाउस, गैबनीज स्पाउस होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनकी पत्नी कहाँ की थी? फ्रांस की जन्मी थी। अब बैकग्राउंड क्या रहा? मिलिट्री कू इन अगस्त 2023 ऑस्टेड अली बोंगो ओडिम्बा, तो अगस्त 2023 में सैन्य तख्ता पलट ने अली बोंगो ओडिम्बा को हटा दिया था। मिलिट्री रूलर्स प्लान टू हैंड ओवर पावर टू सिविलियन गवर्नमेंट बाय समर 2025, तो सैन्य शासकों ने 2025 की गर्मियों तक नागरिक सरकार को सत्ता सौंपने की योजना बनाई है।
अब शॉर्ट में देख लीजिए तो गैबोन के जो वोटर्स हैं उन्होंने देश के जो सैन्य शासकों द्वारा प्रस्तावित नए संविधान को 91.8% मेजॉरिटी से मंजूरी दे दी है अपनी। और प्रस्तावित नए संविधान में राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल की सीमा तय की गई है। साथ ही कार्यकाल की अवधि को 5 से बढ़ाकर 7 साल किया गया है। पहले कितना साल था? 5 साल, अब बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है और 2 ही टेन्योर के लिए रहेंगे। और मध्य अफ्रीकी देश के नए संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया है और यह निर्धारित किया गया कि परिवार के सदस्य राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। और संवैधानिक परिवर्तन के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए केवल गैबोन का नागरिक होना, कम से कम एक माता पिता का गैबोन में जन्म होना और एक गैबोन का जीवन साथी होना भी आवश्यक होगा। और यह मानदंड जो है अपदस्थ शासक अली बोंगो ओडिम्बा को अयोग्य ठहराता है, जिनकी पत्नी फ्रांस में जन्मी सिल्विया वैलेंटिन है। और इस प्रकार यह मानदंड उनके बच्चों को कभी भी देश का नेतृत्व करने से रोकता है। अगस्त 2023 में सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और पूर्व राष्ट्रपति अली बोंगो डिम्बा को अपदस्थ कर दिया था और उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। गैबोन के सैन्य शासकों ने 2025 की गर्मियों में नागरिक सरकार को सत्ता सौंपने का अस्थायी कार्यक्रम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ COP29। COP29 का मुख्य फोकस क्या है? तो क्लाइमेट फाइनेंस है। बात रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बहुत होती है, बायोडाइवर्सिटी पर भी होती है, लेकिन इस बार का मुख्य फोकस क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस। COP29 इज डब्ड द फाइनेंस कॉप बिकॉज इट फोकसेस हैवीली ऑन सिक्योरिंग अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट फॉर कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो COP29 को वित्त कॉप कहा गया है क्योंकि यह जलवायु प्रभाव के प्रति सबसे संवेदनशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त लक्ष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। COP29 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को अब डिटेल में देखते हैं। तो ये इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर हेल्ड हुआ? तो बाकू अजरबैजान में हुआ। कौन से नंबर का कॉप था इस बार? 29। कब से कब तक हुआ? 11 to 22 नवंबर 2024। 11 से 22 नवंबर तक के बीच में हुआ। और फोकस क्या रहा इस बार? फाइनेंस कॉप, फोकसिंग ऑन सिक्योरिंग अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। तो इसे वित्त कॉप कहा गया, किसे? COP29 को, जो संवेदनशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त लक्ष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। इंडिया का क्या रोल रहा? एडुकेटिंग फॉर एक्सेस टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी रिसोर्सेज फॉर द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों पर पहुंच की वकालत की गोल्स क्या रहे? इंडिया सीक्स अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG। इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस सरपासिंग द आउटडेटेड $100 बिलियन एनुअल टारगेट सेट इन 2009। तो ग्लोबल साउथ के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच की वकालत की है। और इंडिया ने कहा है कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बनाया जाए क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, और ये आउटडेटेड हो चुका है। 100 बिलियन एनुअल टारगेट जो सेट किया गया था 2009 में। इंडिया इज सीकिंग अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एमिंग टू मोबिलाइज एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2030। तो भारत एक सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य NCQG की मांग कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन जुटाना है। NCQG का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, क्योंकि भारत के द्वारा दिया गया। COP29 के आउटकम्स पर बात कर लेते हैं। तो अडॉप्शन ऑफ द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एमिंग टू मोबिलाइज एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2030। तो जलवायु वित्त के लिए नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य NCQG अपनाया गया, जिसका उद्देश्य है 2030 तक हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। Establishing of a UN-backed global carbon market under Article 6 of the Paris Agreement। तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करना। फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज की बात हुई है। रिन्यूड कॉल्स फॉर फेजिंग आउट fossil fuel subsidies with a focus on transitioning to renewable energy।
नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने के लिए नए सिरे से आह्वान किया गया है। नेशनल कमिटमेंट्स की गई इन्हांस नेशनली डिटरमिन्ड contributions from countries like Brazil and the UK, with Brazil submitting its NDC 3.0। तो ब्राज़ील और यूके जैसे देशों ने उन्नत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें ब्राज़ील ने अपना एनडीसी 3.0 प्रस्तुत किया। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो रिकग्निशन ऑफ कंट्रीज सबमिटिंग बायएनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बीटीआर क्रूशियल फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन। तो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट बीटीआरएस प्रस्तुत करने वाले देशों की मान्यता जो मजबूत जलवायु कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण है। एम्फेसिस ऑन इक्विटेबल क्लाइमेट फाइनेंस एंड एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस। की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अडॉप्शन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग अ यूएन बैक्ड ग्लोबल कार्बन मार्केट, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट स्टैंडर्ड अग्रीड अपॉन टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टू डेवलपिंग कंट्रीज, पोटेंशियली सेविंग अप टू $250 बिलियन एनुअली। विकासशील देशों को संसाधन निर्देशित करने के लिए सहमति बनी, जिससे सालाना $250 बिलियन तक की बचत हो सकती है। Brazil's new climate action plan. Brazil submitted its NDC 3.0 covering all sectors and greenhouse gases with रियल रिडक्शन टारगेट। तो ब्राज़ील की नई जलवायु कार्य योजना, ब्राज़ील ने अपना जो एनडीसी 3.0 प्रस्तुत किया, जो सभी क्षेत्रों और ग्रीन हाउस गैसों को कवर करता है और वास्तविक कटौती लक्ष्य के साथ। यूके न्यू एमिशन टारगेट रखा, अनाउंस किया कि न्यू टारगेट ऑफ कटिंग एमिशन बाय 81% बाय 2035। तो 2035 तक वो उत्सर्जन में 81% की कटौती करने का अपना नया लक्ष्य घोषित किया। किसने? यूके ने किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉल क्या आई तो अर्ज्ड world leaders to reduce greenhouse gas emissions and provide financial resources to combat the climate crisis। तो विश्व नेताओं से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच इवेंट वॉज द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस इनिशिएटिव अनवील्ड। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस पहल का अनावरण किस कार्यक्रम के दौरान किया गया? तो COP29 के दौरान किया गया। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया। द यूएई unveiled an ambitious initiative to establish the Global Energy Efficiency Alliance during COP29 hosted in Azerbaijan। तो यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की स्थापना की महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की। अगर ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की घोषणा किसने की? यूएई ने की। और कहाँ पर की? COP29 में। और COP29 कहाँ होस्ट हुआ? अजरबैजान में। गोल क्या है? टू डबल ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स बाय 2030 एंड कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट एमिशन रिडक्शंस। तो 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना करना और महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कमी लाना इसका मेन गोल है। यूएई कंसेंसस। दिस इनिशिएटिव बिल्ड्स ऑन यूएई कंसेंसस फ्रॉम COP28 वेयर कंट्रीज, organizations and corporations committed to reducing carbon emissions and promoting sustainable resource management। तो यह पहल जो है COP28 के यूएई कंसेंसस पर आधारित है, जिसमें देशों, संगठनों और निगमों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। UAE plans to lead the alliance by sharing its expertise in energy efficiency, fostering knowledge transfer and building effective partnership models with the private sector। तो UAE ऊर्जा दक्षता में अपने विशेषज्ञता को साझा करके ज्ञान स्थानांतरण को बढ़ावा देकर और निजी क्षेत्र के साथ प्रभावी साझेदारी मॉडल बनाकर इस गठबंधन का नेतृत्व करेगा। एफर्ट की बात करते हैं तो अलायंस एम्स टू सपोर्ट द रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का समर्थन करने के लिए ज्ञान साझा करना, क्षमता निर्माण और मानकीकरण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
or aims to encourage strategies, public private partnership, and bolster investment in energy efficiency initiative. रणनीतिक सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और ऊर्जा दक्षता पहलों में निवेश को बढ़ावा देना इनका मेन फोकस है। फोकस रहेगा मेन इनका अफ्रीका पर। द अलायंस विल फोकस ऑन कंपाइलिंग and disseminating best practices with a particular emphasis on assisting African nation। अफ्रीकी देशों पर विशेष ध्यान रहेगा, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को संकलित और प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए। नेक्स्ट है कि आर्मेनिया हैज़ बिकम द 114th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग सोलर एनर्जी फॉर अ कार्बन फ्री फ्यूचर। तो आर्मेनिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां देश पूर्ण सदस्य बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? कार्बन मुक्त भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया गया है। अगर क्वेश्चन आए कि अमेरिका के न्यू वित्त मंत्री कौन है, वो हैं स्कॉट बेसेंट। वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को। इसकी थीम क्या है? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और टिकाऊ मत्स्य पालन को सुदृढ़ बनाना इस बार की थीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट एंड फोकसिंग ऑन द क्रूशियल रोल ऑफ स्मॉल स्केल फिशर्स। तो सतत मत्स्य प्रबंधन के महत्व को उजागर करना और छोटे पैमाने के मछुआरों के महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रिकग्नाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज टू फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड। मछली पालन समुदायों द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका में योगदान को मान्यता देना। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये कब सेलिब्रेट होता है? ये 19 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। Billions of people don't have access to toilets and the sanitation system that support them. Universal access to safely managed sanitation promote good health and protect our environment. इस बार की थीम क्या है? सैनिटेशन फॉर पीस, शांति के लिए स्वच्छता। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेंशियल रोल ऑफ सेफ टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन सिस्टम इन बिल्डिंग अ फेयर, हेल्दियर एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड। सुरक्षित शौचालयों और स्वच्छता प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना, जो एक निष्पक्ष, स्वस्थ और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में सहायक है। ये उद्देश्य होता है इसका। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में एक इन पर्सन कार्यक्रम किया गया इसके एवज में। एंड को होस्ट कौन है? परमानेंट मिशन ऑफ सिंगापुर, इंडिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विथ यूएन वाटर एंड यूनिसेफ। तो सही आयोजक की बात करें तो सिंगापुर है, भारत है, सेनेगल एंड दक्षिण अफ्रीका के स्थायी मिशन यूएन वाटर और यूनिसेफ के साथ इसको मनाया गया। एक्टिविटीज़ क्या की गई? डिस्कशन एंड एडुकेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस, सैनिटेशन, मोबिलाइजिंग पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.0। तो जलवायु लचीली स्वच्छता पर चर्चा और वकालत, राजनीति और वित्तीय समर्थन जुटाना और सतत विकास लक्ष्य 6.2 को प्राप्त करने के लिए प्रयास। इंडिया की बात करते हैं, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्री के द्वारा। आवर टॉयलेट आवर प्राइड कैंपेन नाम से कब वर्ल्ड टॉयलेट डे पर। तो ड्यूरेशन क्या है? दिस कैंपेन विल रन फॉर 3 वीक्स एंड कंक्लूड ऑन December 10 ह्यूमन राइट डे। तो यह अभियान 3 सप्ताह तक चलेगा और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और शौचालयों की कार्य क्षमता और रखरखाव को बढ़ाकर सामुदायिक गौरव को मजबूत करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट बिहेवियर चेंज एंड स्ट्रेंथन कम्युनिटी प्राइड बाय इन्हांसिंग द फंक्शनलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स।
Competition will be held and citizens will be encouraged to share their sanitation success stories on social media. तो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और नागरिकों को सोशल मीडिया पर अपनी स्वच्छता सफलता की कहानियां साझा करने के लिए एंकरेज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा. टॉयलेट्स फॉर डिग्निटी. 1 in 5 girls drop out of school when they start their periods due to a lack of sanitation facilities. Sanitation facilities support girls' education. Now we will see sports current affairs. First question is, who won the gold medal in the women's compound event at the GT Open 2024 in Luxembourg? लग्जमबर्ग में जीटी ओपन 2024 में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने मिला है? ज्योति सुरेखा बेनम को मिला है. उन्होंने किसको हराया है? सारा प्रील्स को हराया. वो कहाँ की हैं? बेल्जियम की हैं. और जीटी ओपन 2024 कहाँ हुआ? लग्जमबर्ग में हुआ. एंड अभिषेक ने पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता. फाइनल में पूर्ण 150 अंक हासिल किए लेकिन माइक श्लॉसर से हार गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन हैज मिताली राज बीन अपॉइंटेड टू बाय द आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन? आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA द्वारा मिताली राज को किस पद पर नियुक्त किया गया है? मेंटर ऑफ विमेन कोच क्रिकेट ऑपरेशन. तो महिला क्रिकेट संचालन की मेंटर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है. मिताली राज अपॉइंटेड एज आंध्राज मेंटर ऑफ विमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस. Former Indian women's cricket captain Mitali Raj has been appointed as the mentor of women's cricket operations by the Andhra Cricket Association. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटोर नियुक्त किया गया है. एंड मिताली राज हैज साइंड अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट विद द ACA. कितने ईयर का कॉन्ट्रैक्ट? 3 ईयर का. तो मिताली राज ने ACA के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है. मिताली राज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टू स्काउट एंड नर्चर यंग टैलेंट अक्रॉस द स्टेट, फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विमेन क्रिकेटर्स. तो मिताली राज की मुख्य जिम्मेदारी राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण करना होगा, जिसमें अगली पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों का विकास शामिल है. मिताली राज, who retires from international cricket in 2022, has long been an advocate for women's sports and will bring her extensive knowledge and expertise to her new role with the ACA. तो मिताली राज ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. वह लंबे समय से खेलों में महिलाओं की भागीदारी की पक्षधर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज इवेंट इन 2024? तो 2024 में टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज इवेंट किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है. इवेंट का नाम क्या है? टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज 2024. कहाँ पर हुआ? कोलकाता, इंडिया में हुआ. कब हुआ? नवंबर 17 को हुआ. और विनर कौन है? मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं. इनके अचीवमेंट्स की बात करें, कार्लसन फिनिश द इवेंट डिफीटिंग विदित गुजराती इन द फाइनल राउंड टू रिकॉर्ड 3 straight wins and end with 13 points, clinching the Blitz crown. This victory marks Carlson's second double win in Kolkata, having previously achieved the same feat in 2019. तो कार्लसन ने अंतिम राउंड में विदित गुजराती को हराकर लगातार 3 जीत दर्ज की और 13 अंकों के साथ ब्लिट्ज ताज हासिल किया. और यह जो जीत है कार्लसन की कोलकाता में दूसरी दोहरी जीत है. इससे पहले उन्होंने 2019 में भी यही अचीवमेंट हासिल किया था. टॉप इंडियन परफॉर्मर की बात करें तो अर्जुन एरिगेशी 3rd प्लेस 10.5 पॉइंट्स, आर प्रागनंदा 4th प्लेस 9.5 पॉइंट्स के साथ, एंड विदित गुजराती 5th प्लेस 9 पॉइंट्स के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द silver medal in under 18 speed climbing event at the IFSC Youth ASEAN Climbing Championship? एशियाई यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में किसने अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग में रजत पदक जीता है? जोगा पूर्ति ने जीता है. तो जोगा पूर्ति वन द सिल्वर मेडल इन द विमेंस अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग इवेंट. तो जोगा पूर्ति ने महिलाओं की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है. जोगा पूर्ति सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड विद अ टाइम ऑफ 8.89 सेकेंड, ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 9.10 सेकेंड. तो जोगा पूर्ति ने 8.89 सेकेंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले 9.10 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इंडोनेशिया की अनिंदा कल्बी अर्सिला ने महिलाओं की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दक्षिण कोरिया की जिमिन हवांग ने जीता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बिहार होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स? बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कब करेगा? अप्रैल 2025 में करेगा। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया अनाउंस दैट बिहार विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स इन अप्रैल 2025 और अनाउंस डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। एंड रीसेंट सक्सेस की बात करें तो बिहार सक्सेसफुली होस्टेड द विमेंस आसियान चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। बिहार ने महिला आसियान चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की सफल मेजबानी की। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्स टू ब्रिंग खेलो इंडिया गेम्स टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। उनकी विजन को ये चरितार्थ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है खेलो इंडिया गेम्स को देश के हर कोनों में लाना है। स्पोर्ट्स आर क्रूशियल फॉर अचीविंग द विजन्स ऑफ विकसित भारत बाई 2047। खेल 2047 तक विकसित भारत की दृष्टि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। बिहार है 38 खेलो इंडिया सेंटर्स एंड 1 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिहार की बात करें तो बिहार में 38 खेलो इंडिया केंद्र और 1 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र है। फोकस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग एथलीट्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट्स लेवल से जो जमीनी स्तर से एथलीट है उनका समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द डेविस कप फाइनल इन 2024? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ के? इटली के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? और स्पेन के हैं। इवेंट डेविस कप फाइनल 2024 एडिशन इसका 112th एडिशन था। कहाँ पर हुआ? मलागा स्पेन में हुआ। कब हुआ? 19 नवंबर से 24 नवंबर तक के बीच में हुआ। नीदरलैंड वर्सेस स्पेन के बीच में हुआ। बोटिक वान डी जैनसेप डिफीटेड राफेल नडाल 6-4 6-4। नीदरलैंड बनाम स्पेन के बीच में वो क्वार्टर फाइनल में स्पेन के मलागा ने राफेल नडाल को नीदरलैंड के बोटिक वॉन डे जेंटसेल्फ ने 6-4 6-4 से हराया। राफेल नडाल ने डेविस के इस सत्र के बाद खेलों संन्यास की घोषणा भी की थी। आपको पहले ही बताया गया था, पहले पढ़ाया गया था प्रीवियस करंट अफेयर सेशन में। अगर हम बात कर लेते डेविस कप के बारे में, तो ये डेविस कप जो है ये क्या है? एक प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट इन मेंस टेनिस। तो डेविस कप पुरुषों की टेनिस में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। कब फाउंड किया गया? 1900 में। किसके द्वारा? ड्वाइट एफ डेविड के द्वारा। ऑर्गेनाइजर कौन है? ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो टीम्स कम्पीट इन नॉकआउट फॉर्मेट कल्मिनेटिंग इन अ फाइनल टू डिटरमिन द चैंपियन। तो टीमें जो है नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करते हैं जो चैंपियन निर्धारित करने के लिए एक फाइनल में समाप्त होती है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो रही है यूनाइटेड स्टेट की है विथ 32 टाइटल्स। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 32 खिताबों के साथ मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है। रिसेंट चैंपियन जो है वो इटली है हु वन देयर थर्ड टाइटल इन 2024। तो इटली रहा है हालिया चैंपियन जिसने 2024 में अपना तीसरा खिताब जीता। और विमेंस के लिए जो गेम होता है इसके स्थान पे वो बिली जीन किंग कप होता है। फॉर्मली इसे फेड कप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल मैच ऑफ विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो चाइना के टीम को हराया था। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ पर हुआ? राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हुआ। कब से कब तक चला? 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के बीच में चला। 6 टीमें थी, इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। चैंपियन इंडिया, थर्ड टाइटल इंडिया के नाम पर आया। रनरअप कौन रहा? चाइना एंड थर्ड प्लेस जापान का। फर्स्ट प्लेस इंडिया का। फाइनल मैच इंडिया डिफीटेड चाइना 1-0। फाइनल मैच में भारत ने चीन को 1-0 से हराया था। ब्रॉन्ज मेडल मैच जापान डिफीटेड मलेशिया 4-1 से। जापान ने मलेशिया को 4-1 से हराया। डिसाइसिव गोल स्कोर्ड बाय दीपिका इन द 31st मिनट फ्रॉम अ पेनल्टी कॉर्नर। दीपिका द्वारा 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर किया गया। टॉप स्कोरर दीपिका का रहा 11 गोल्स के साथ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? दीपिका है। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें, दिस इज द 8th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय एशियन हॉकी फेडरेशन। ये 8th एडिशन था टूर्नामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट नंबर 1 ऑलराउंडर इन ICC मेंस T20 रैंकिंग। तो ICC पुरुष T20I रैंकिंग में वर्तमान में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? हार्दिक पांड्या हैं।
तो हार्दिक पांड्या reclaimed the top spot in the ICC Men's T20I all-rounder ranking after his impressive performance against South Africa। तो हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी पुरुष T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान फिर से हासिल किया है। तिलक वर्मा मेड अ सिग्निफिकेंट लीप इनटू द टॉप 10 securing the third position in the ICC Men's T20I रैंकिंग। तिलक वर्मा ने आईसीसी पुरुष T20I रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करते हुए शीर्ष 10 में महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। अर्शदीप सिंह ज्वाइंड द टॉप 10 लिस्ट ऑफ बॉलर रीचिंग द 9th स्पॉट। अर्शदीप सिंह शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस 76 kg कैटेगरी एट द रेसलिंग वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप। कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? रितिका हुड्डा ने जीता है। कहाँ पर ये गेम हुआ? वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैंपियनशिप आर्मेनिया में हुआ। इंडिया का परफॉर्मेंस की बात करें, टोटल मेडल 7 आया, 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल विजेताओं की बात करें, रितिका हुड्डा 76 kg कैटेगरी में, विमेंस कैटेगरी में, एंड ज्योति सिहाग विमेंस कैटेगरी में 55 kg में, एंड जयदीप मेंस में 74 kg फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडलिस्ट 3 है, नाम याद रखना है, रितिका हुड्डा, ज्योति सिहाग एंड जयदीप। सिल्वर मेडलिस्ट में सूबेदार शारवान मेंस 70 kg फ्री स्टाइल एंड ब्रॉन्ज मेडल में शुभम मेंस 57 kg फ्री स्टाइल में, चंद्रमोहन मेंस 79 kg फ्री स्टाइल में, प्रियंका विमेंस 68 kg में प्रियंका को मिला। एंड सिग्निफिकेंस, फर्स्ट टाइम इंडिया सेंट अ विमेंस टीम टू द वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड गुलबीर सिंह विन द गोल्ड मेडल इन द लॉन्ग डिस्टेंस रेस। गुलबीर सिंह ने लंबी दूरी की दौड़ में स्वर्ण पदक कहाँ जीता? HEOC में जीता।